हाय स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मनीष कुमार फ्रॉम जयपुर। तो क्लास 10th में अपन ने लास्ट क्लास में देखा था कि फिजिकल और केमिकल चेंजेस। आज अपन जो है वो यहाँ पर देखेंगे स्टेप्स टू राइट केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन जो है वो क्या होती है सबसे पहले ये देखेंगे, फिर उसके बाद में केमिकल इक्वेशन को किस तरीके से अपन लिख सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा है कि वीडियो को आप कंप्लीट देखें, बीच में वीडियो को जो है स्किप न करें, जिससे कि आपको पूरा नॉलेज उसके बारे में मिल सके। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखते हैं केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन जो है वो किसको बोलेंगे, तो देखो जनरली केमिस्ट्री में तो कोई भी इक्वेशन या रिएक्शन लिखते हैं तो 2 टाइप्स ऑफ एरो यूज करते हैं। फर्स्ट टाइप की है, सेकंड टाइप की है। मैंने ये लास्ट क्लास में बताया था, अगर किसी में ये वाली एरो आ रही है तो उस रिएक्शन को अपन बोलते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। कौन सी? इरिवर्सिबल। और इस टाइप की एरो आ रही है अगर, तो उसको बोलेंगे रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, तो इरिवर्सिबल का मतलब होता है कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, लेकिन जो प्रोडक्ट होते हैं ना, प्रोडक्ट वो वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं होते। इरिवर्सिबल का मतलब है कि रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, लेकिन प्रोडक्ट है ना वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट ना हो, तो इरिवर्सिबल। और अगर दोनों काम हो जाए तो रिवर्सिबल, मतलब रिएक्टेंट प्रोडक्ट भी बना दे और प्रोडक्ट वापस कन्वर्ट हो जाए किसके अंदर, रिएक्टेंट में। ठीक है, अब तो केमिकल इक्वेशन किसको बोलेंगे, व्हाट इज केमिकल इक्वेशन। तो देखो केमिकल इक्वेशन हो गई द रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम्स इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड सिंबल इन ए रिएक्शन। दोबारा सुनो, कोई भी एक रिएक्शन होती है, जैसे एक एग्जांपल से समझ में आएगी आपको डेफिनेशन इजीली। जैसे अपन ने एक रिएक्शन लिखी है, C+O2 gives CO2, C+O2 gives CO2। तो यहाँ पर ये जो एरो है उसके लेफ्ट हैंड साइड में, ये जो लेफ्ट हैंड साइड में कार्बन और ऑक्सीजन, इनको अपन क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, रिएक्टेंट्स। क्या बोल रहे हैं, रिएक्टेंट्स। और इस तरफ जो है ना, इस तरफ उनको बोल रहे हैं प्रोडक्ट्स। क्या बोल रहे हैं, प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो अपन जो है रिएक्टेंट को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि अगर ये एटम है, एटम तो इसका सिंबल हुआ, ये मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये भी मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो किसी भी रिएक्शन जो है उसमें द रिप्रेजेंटेशन ऑफ reactant molecules in the form of symbol and molecular formula in a reaction। मतलब एक रिएक्शन जो है ना उसमें जो रिएक्टेंट्स होते हैं उनको मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की वे में या सिंबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना क्या कहलाता है, केमिकल इक्वेशन। ठीक है, केमिकल इक्वेशन में मैंने आपको 3 चीजें बता दी है। एरो जो है वो 2 टाइप की हो सकती है, और एरो जो है उससे लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट होते हैं और राइट हैंड साइड में क्या होते हैं, प्रोडक्ट। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि जो स्टेप्स होती हैं, मतलब केमिकल इक्वेशन जो है उसको राइट करने के लिए, लिखने के लिए कौन कौन सी स्टेप्स जो है वो यहाँ पर फॉलो करनी होती है। तो यही स्टेप्स हैं जिनको अपन जो है एक बार समझते हैं, एक बार आगे। तो देखिए इधर, इसी को अपन आगे समझते हैं और सारी चीजें अपन क्लियर होती जाएगी। सबसे फर्स्ट स्टेप जो है वो कौन सी होती है, तो फर्स्ट स्टेप वही है कि सबसे पहले जो गिवन रिएक्शन है उसमें आपको एक एरो आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी कि एरो जो है वो कौन से टाइप की है। ठीक है, अभी बताया थोड़ी देर पहले, ये इरिवर्सिबल रिएक्शन के लिए होगा, ये रिवर्सिबल के लिए। इरिवर्सिबल का मीनिंग है रिएक्टेंट प्रोडक्ट फॉर्म कर सकते हैं, लेकिन प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं होते। इसमें क्या था, रिएक्टेंट प्रोडक्ट फॉर्म कर सकते हैं, प्रोडक्ट वापस किसमें कन्वर्ट हो सकते हैं, रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो सकते हैं। अभी बताया कि जो एरो होती है, एरो उसके लेफ्ट हैंड साइड में जो होते हैं उनको बोलते हैं रिएक्टेंट्स। क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स। और जो राइट हैंड साइड में होते हैं उनको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट्स। और जिनको रिएक्शन में सेपरेट किया होता है किससे, एक सिंपल एरो से। तो सिंपल एरो होती है, उससे अपन इनको रिप्रेजेंट कर देते हैं। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कौन से हो गए, मतलब रिएक्टेंट किसको बोलेंगे, तो द मॉलिक्यूल्स विच रिएक्ट्स ड्यूरिंग द रिएक्शन। मतलब कोई रिएक्शन हो रही है ना, उसमें कोई भी मॉलिक्यूल जो है वो रिएक्ट कर रहे हैं, आपस में जुड़ रहे हैं या टूट रहे हैं, किसी भी टाइप का हो रहा है। रिएक्शन के टाइप अपन आगे देखेंगे। रिएक्टेंट किसको बोल रहे हैं, कि जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं ड्यूरिंग द रिएक्शन जो है वो कंबाइन हो या किसी भी तरीके से रिएक्शन करे तो उसको रिएक्टेंट। और प्रोडक्ट क्या होते हैं, आफ्टर रिएक्शन, मतलब आफ्टर रिएक्शन जो अपन को ऑब्टेन्ड होगा मॉलिक्यूल, उसको अपन क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट। ठीक है, नेक्स्ट जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये है वो है कि एवरी रिएक्शन या एवरी केमिकल इक्वेशन फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। एवरी रिएक्शन, जितनी भी रिएक्शन होगी
वो सब के सब जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करते हैं। ठीक है, अब इसको समझते हैं ये क्या है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मीनिंग ये है कि जितने रिएक्टेंट हैं उतने ही प्रोडक्ट होने चाहिए। मतलब द मास ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। मतलब मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मतलब जो मास होता है या मैटर होता है उसको न तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं न ही क्रिएट कर सकते हैं, वो होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। फिर बता रहा हूं मैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास का मतलब है कि द मास ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। इसका मतलब जो कोई भी रिएक्शन होती है उसका मास हमेशा कंजर्व्ड होता है, कंजर्व्ड। जैसे इसमें देखो, इस तरफ कितने कार्बन है 1, इधर भी कार्बन है 1, ऑक्सीजन है 2, इधर भी ऑक्सीजन 2 है। इसका मतलब जितना मास इस तरफ कार्बन का है उतना ही उस तरफ है। इसका दूसरे वे में समझ सकते हो आप कि एटम्स है ना, एटम्स क्या एटम्स, उनका नंबर आपको क्या करना है, सेम करना है, सेम। जो एटम्स दे रखे हैं उनका नंबर क्या करना है, सेम करना है, सेम। थर्ड वाला इंपॉर्टेंट है, फोर्थ वाला और भी इंपॉर्टेंट है। किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं, बैलेंस। कोई भी केमिकल रिएक्शन दे रखी है उसको बैलेंस कैसे करते हैं। बैलेंस का मतलब यही है कि एटम्स को आपको क्या करना होगा, सेम। जैसे इस रिएक्शन को देखो आप, इसमें कार्बन 1 ऑक्सीजन 2 और 2। इसका मतलब दिस रिएक्शन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड। मतलब ये जो रिएक्शन है वो आपके पास पहले से ही बैलेंस है। लेकिन अपन को दूसरी रिएक्शन ले जिसको देखें, अगर जैसे मान लो ये था N2 plus H2 gives NH3, N2 plus H2 gives NH3, इस तरीके से हुआ। अब आपसे पूछा जाए कि इस इक्वेशन को बैलेंस करो, तो सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले ये चेक करना है कि इक्वेशन पहले से बैलेंस तो नहीं है ना। जैसे ये इक्वेशन पहले से बैलेंस थी, ये इक्वेशन पहले से बैलेंस है कि नहीं, ये चेक करो पहले। इसको बैलेंस करने के रिक्वायरमेंट है कि नहीं है। तो देखो यहाँ पे नाइट्रोजन कितने हैं 2, यहाँ पे कितने हैं 1, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 और वहां पर हाइड्रोजन 3। इसका मतलब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है ना, उनका नंबर सेम नहीं है, और सेम नहीं है इसका मतलब क्या हुआ, इसको बैलेंस करने की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो पहले नंबर चेक करेंगे। अब बैलेंसिंग के लिए कौन कौन से रूल है ना अपन यहाँ पर फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले जो रूल है वो है बैलेंस अदर एलिमेंट एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। एक्सेप्ट का मतलब हुआ कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा जो अदर एलिमेंट है उसको आपको सबसे पहले बैलेंस करना है। बैलेंस अदर एलिमेंट्स एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा जो दूसरे एलिमेंट है उनको यहाँ पे जो एप्रोप्राइट या सुटेबल जो डिजिट है उससे मल्टीप्लाई करके है ना अपन उसको बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पे नाइट्रोजन कितने हैं 2 है, यहाँ पे नाइट्रोजन 1 है। ठीक है, बैलेंस कैसे करेंगे, तो देखो स्टूडेंट है ना वो कुछ स्टूडेंट ऐसे मिस्टेक कर देते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं कि नाइट्रोजन 2 है तो वो 2 नाइट्रोजन जो यहाँ पे लगा देता है और इस तरीके से ऐसे कर देता है N2S3। हमेशा ध्यान रखना इक्वेशन जो है ना, इक्वेशन उसमें किसी भी फॉर्मूले में आप चेंज नहीं कर सकते, बस उसका नंबर है ना चेंज कर सकते हो। फॉर्मूला जो है ना वो क्या होगा, फिक्स होगा, फिक्स। इसका मतलब आपको जो 2 लगाना है ना 2 वो हमेशा 2 या 3 4 जो भी लगाना होता है वो हमेशा फॉर्मूले से पहले लगाना है आपको, फॉर्मूले से पहले। ठीक है, अब देखो नाइट्रोजन 2 थे, नाइट्रोजन यहाँ पे 2 हो गए, लेकिन ऐसा करने पर हाइड्रोजन जो है वो कितना हो गए 6। हाइड्रोजन कितने हो गए 6, और 6 हो गए तो यहाँ पे क्या कर देंगे 3, और 6 हो गए तो इस तरीके से 3 लगा देंगे। तो इस तरीके से इस रिएक्शन को अपन ने बैलेंस कर दिया। तो फर्स्ट क्या था, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा रिमेनिंग एलिमेंट को बैलेंस करो। फिर आप हाइड्रोजन को बैलेंस कर सकते हैं, फिर उसके बाद में जो है ना ऑक्सीजन को बैलेंस कर सकते हैं। बाकी इसमें इतना कोई मस्ट कंडीशन नहीं है, आप ये ध्यान रखो बस फर्स्ट वाला। फिर उसके बाद में हाइड्रोजन ऑक्सीजन का कोई रूल यहाँ पे ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। और इस मेथड को अपन बोलते हैं हिट एंड ट्रायल, हिट एंड ट्रायल मेथड। इसको देखो हिट एंड ट्रायल मेथड क्यों बोलते हैं, हिट का मतलब यहाँ पर लिख के, और ट्रायल का मतलब पॉसिबिलिटीज देखेंगे कि 2 लगाने में बैलेंस होगा या 3 लगाने में बैलेंस होगा, 4 लगाने में बैलेंस होगा। तो इसलिए हिट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं इसको। ठीक है, तो इस तरीके से अपन इसको बैलेंस करेंगे। नेक्स्ट जो अपने पास चीज आती है वो क्या आती है, वो आती है कि जो भी एलिमेंट्स हैं उनकी फिजिकल स्टेट, जो भी एलिमेंट या मॉलिक्यूल है उनकी फिजिकल स्टेट को स्मॉल ब्रैकेट में जो है ना अपन को क्या करना होता है, रिप्रेजेंट करना होता है। किसको, जो फिजिकल स्टेट होती है, चाहे वो सॉलिड स्टेट में हो, चाहे लिक्विड स्टेट में, चाहे से गैस स्टेट में हो, जिस भी स्टेट में वो है उस स्टेट में जो है ना क्या करना होता है, स्टेट को लिखना होता है। लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो फिजिकल स्टेट है ना, फिजिकल स्टेट या फिजिकल स्टेट एक बात है, इसको फिजिकल स्टेट भी बोल सकते हैं। तो एस
एस का मतलब सॉलिड, एल का मतलब लिक्विड, जी गैस और एक्यू है ना एक्वस। तो ऐसे कोई पर्टिकुलर रिएक्शन दे रखी हो, जैसे मैं एक रिएक्शन लेकर उसमें समझाता हूँ मैं आपको। जैसे एक इक्वेशन दे रखी है ये, सबसे पहले अपन इसको बैलेंस करते हैं, फिर मैं इनकी फिजिकल स्टेट लिखना बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले देखो आयरन है, आयरन मतलब क्या क्या रूल बताया था, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा जो अदर एलिमेंट है उसको बैलेंस करना है। तो देखो ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन, ये अदर एलिमेंट, इसको बैलेंस करने के लिए क्या देखना पड़ेगा, इस तरफ पे भी कितने हैं 1, इस तरफ पे भी कितने हैं 3, इसका मतलब इस तरफ जो है ना इसके आगे क्या लगा देंगे 3 लगा देंगे 3, ठीक है। उसके बाद में आगे जो है ना आप हाइड्रोजन को बैलेंस करो, चाहे ऑक्सीजन को, चाहे हाइड्रोजन को देख लो आप यहाँ पे कितने 2, यहाँ पर भी 2, ऑक्सीजन को देखो यहाँ पे कितने 4, तो 4 है तो यहाँ पर 4 लगा दो, ठीक है। लेकिन जैसे ही यहाँ पे 4 लगा देंगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए 8 हो गए 8, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4, ठीक है। तो इस तरीके से अपन ने बैलेंस तो कर दिया इसको। अब मैं बताता हूँ फिजिकल स्टेज या फिजिकल स्टेट है ना वो इनकी कैसे लिख सकते हैं। तो आयरन कौन सी स्टेट में होता है, आयरन कौन सी स्टेट में होता है सॉलिड स्टेट में, तो यहाँ पे आ जाएगा सॉलिड। और वाटर जो है कौन सी स्टेट में होता है लिक्विड, तो ये लिक्विड हो गया। ये जो है वो भी सॉलिड स्टेट में होता है। हाइड्रोजन जो है वो गैस की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो इस तरीके से है ना अपन इनकी फिजिकल स्टेट है ना उनको लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट में आपको क्या ध्यान रखना था, फिजिकल स्टेज या फिजिकल स्टेट है ना आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट करनी होती है। नेक्स्ट जो होता है वो कौन सा होता है, नेक्स्ट मैंने आपको बताया था कि रिएक्शन जो है ना उसमें अगर ये वाली एरो आ रही है इसका मतलब ये दोनों वापस इसमें कन्वर्ट नहीं हो सकते हैं, तो रिवर्सिबल रिएक्शन होती है तो इसमें अपन ये वाली एरो यूज कर देते हैं। नेक्स्ट जो है वो है अगर किसी रिएक्शन में टेम्परेचर और प्रेशर की रिक्वायरमेंट हो रही है, किसकी टेम्परेचर और प्रेशर की रिक्वायरमेंट है, तो उस केस में टेम्परेचर और प्रेशर को एरो जो होती है एरो, ये जो एरो है इसके ऊपर लिखेंगे ऊपर। जैसे मैंने एक एग्जांपल बताया था आपको भी कि N2 प्लस बैलेंस करके बताया था 2NH3 गिव्स N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3, ये वाली इक्वेशन। इसमें क्या होता है ये गैस है, ये भी गैस है और अमोनिया भी गैस होती है, इसको अमोनिया बोलते हैं। बाकी का तो आपको पता है ये नाइट्रोजन गैस है, ये हाइड्रोजन गैस है, इसको बोलते हैं अमोनिया गैस। इसमें हाई प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए अपन इस जो प्रेशर जो है ना उसको कहां पे लिखेंगे एरो के ऊपर। और टेम्परेचर है उसको भी एरो के ऊपर लिख सकते हैं, अगर जगह नहीं मिले तो यहाँ पे नीचे भी लिख सकते हैं। टेम्परेचर प्रेशर के लिए कहीं भी लिख सकते हैं। तो टेम्परेचर प्रेशर का आपको पता लग गया कि कहां पर लिखेंगे। नेक्स्ट जो आता है वो आता है कि अगर रिएक्शन में कैटलिस्ट, रिएक्शन में कैटलिस्ट, वैसे तो इसी चैप्टर में आपको बताऊंगा मैं आगे कि कैटलिस्ट क्या होता है, लेकिन अभी अपन एक बार समझ लेते हैं कि कैटलिस्ट होता क्या है। तो कैटलिस्ट जो है वो एक ऐसा मटेरियल होता है, ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, लेकिन रिएक्शन की रेट का मतलब उसकी स्पीड को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं, मतलब चेंज करते हैं, चेंज, ठीक है। तो कैटलिस्ट आर दो सब्सटेंसेज which are change the chemical reaction या which vary chemical reaction या rate of chemical reaction। तो rate of chemical reaction जो है उसमें चेंज कौन करता है कैटलिस्ट, ठीक है। इसको भी एरो के ऊपर ही लिखा जाता है। जैसे ये जो प्रोसेस होती है इसमें आयरन होता है कैटलिस्ट, तो Fe यहाँ पे आ जाएगा सॉलिड स्टेट में होता है, ठीक है। तो इस तरीके से अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और रिएक्शन देख लो एक बार, जैसे मान लो ऐसे लिखा हुआ है CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें H2 ऐड करना है तो आंसर आएगा इसमें CH3 और CH3। यहाँ पर इसमें कैटलिस्ट होता है निकल, तो ये जो निकल है वो कैटलिस्ट है और कैटलिस्ट है तो इसको अपन ऊपर यहाँ पर लिख देंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मतलब कार्बन वाले चैप्टर में अपन इसको पढ़ेंगे। तो ये इथीन होगा और इसको बोलते हैं इथेन, और इसमें हाइड्रोजन ऐड हो रहा है इसलिए इस रिएक्शन को बोलते हैं हाइड्रोजिनेशन। क्या बोलते हैं हाइड्रोजिनेशन। किसकी प्रेजेंस में हो रहा है ये, निकल की प्रेजेंस में, Na की प्रेजेंस में। और Na किसकी तरह बिहेव कर रहा है यहाँ पे कैटलिस्ट की तरह, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है यहाँ पर आता है कि अगर रिएक्शन जो है उसमें हीट के लिए दो प्रोसीजर है अपने पास कि हीट अगर रिलीज हो रही है, रिलीज क्या हो रही है, हीट रिलीज हो रही है या फिर हीट है ना वो एब्जॉर्ब हो रही है। अगर हीट रिलीज हो तो उस प्रोसेस को बोलते हैं एक्सोथर्मिक। क्या बोलते हैं एक्सोथर्मिक। और अगर एब्जॉर्ब हो रही है तो इसको बोलते हैं एंडोथर्मिक। समझ आ रही है बात। अगर किसी भी रिएक्शन में हीट है ना, हीट वो क्या हो रही है, रिलीज हो रही है तो प्रोसेस को कौन सी बोलेंगे, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। और अगर एब्जॉर्ब हो रही है, एब्जॉर्ब, तो उसको बोलेंगे एंडोथर्मिक प्रोसेस। अब किसी भी एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन जो है उसको अपन रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, इसको देखो आप यहाँ पर। मतलब किसी रिएक्शन में जब हीट है ना उसको कहां पे लिखा जाएगा,
ये देखते हैं एक बार। जैसे एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं यहाँ पर, उसके थ्रू अपन समझते हैं किसी चीज को। जैसे एक अपन ने लिख दिया ऐसे N2 और O2 कन्वर्ट हो रहा है 2 NO में। अगर इस रिएक्शन जो है ना उसको, अगर अपन ऐसे कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन है एक्सोथर्मिक, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में प्रोडक्ट साइड में आपको प्लस लगाना है, एंडोथर्मिक में प्रोडक्ट साइड में माइनस लगाना है। प्रोडक्ट साइड ये वाली हुई। तो अगर आपको किसी इक्वेशन में ऐसे लिख के दे दिया जाए कि ये क्यू है यहाँ पर हीट, इसकी यूनिट दे सकते हैं किलो कैलोरी या कुछ भी यूनिट दे सकते हैं, मतलब इसकी यहाँ पर या किलो जूल, कोई सी भी यूनिट दे सकते हैं। बाकी क्यू यहाँ पर दिया हुआ वो प्लस साइन लगाकर, तो प्लस साइन जो है वो किसको डिनोट कर रहा है, ये डिनोट कर रहा है कि रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। रिएक्शन कौन सी है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसी में अगर मान लो यहाँ पे माइनस साइन लगा के लिखा होता क्यू, माइनस क्यू लिखा होता माइनस क्यू, और यूनिट मान लो कोई भी दे रखी होती, तो इसमें अपन इसको क्या बोल देते हैं, एंडोथर्मिक प्रोसेस। क्या बोल देते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन या एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो ये अपने पास हुआ कोई राइट जो स्टेप्स हैं वो कौन कौन सी हो सकती है किसी केमिकल इक्वेशन को लिखने के लिए। एक बार मैं रिवाइज कर रहा हूँ सारी चीजों को, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले केमिकल इक्वेशन किसको बोल रहे हैं, रिएक्शन लिख रखी है अपन ने, इसको केमिकल इक्वेशन कहा है। कैसे कहा है, तो डेफिनेशन हो गई इसकी, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड सिंबल इन ए रिएक्शन इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। फिर अपन स्टेप्स की बात कर रहे थे, तो फर्स्ट स्टेप क्या हो गई, फर्स्ट स्टेप हो गई कि किसी भी रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए उसके मिडिल में अपन एरो यूज करते हैं। एरो 2 टाइप की बताई मैंने आपको, एक तो सिंगल डायरेक्शन की, एक डबल डायरेक्शन की। सिंगल डायरेक्शन अगर है तो इरिवर्सिबल रिएक्शन है, और डबल डायरेक्शन है तो रिवर्सिबल। नेक्स्ट बताया कि लेफ्ट हैंड साइड में, एरो के जो लेफ्ट हैंड साइड में होता है वो क्या होता है, रिएक्टेंट्स, और जो राइट हैंड साइड में होते हैं वो होते हैं प्रोडक्ट। फिर बताया एवरी रिएक्शन फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और उसके बाद में बैलेंस करना बताया कि सबसे पहले ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा जो एलिमेंट है उनको बैलेंस करो, फिर हाइड्रोजन फिर ऑक्सीजन। हिट एंड ट्रायल मेथड बोल रहे थे इसको। फिर उसके बाद में बताया कि फिजिकल स्टेट अपन लिखेंगे उनकी, सॉलिड, लिक्विड, गैस या एक्वस। एक्वस सॉल्यूशन पानी में घोल रखा है किसी को तो एक ही आ जाएगा, एक ही एक्वस, ठीक है। फिर बताया कि इसी रिएक्शन में टेम्परेचर प्रेशर की रिक्वायरमेंट है, तो उनको कहां पे प्लेस देंगे अपन, एरो के ऊपर। ऐसे ही अगर किसी रिएक्शन में कैटलिस्ट का यूज हो रहा है तो वो भी कहां पे आएगा, एरो के ऊपर। और लास्ट मैंने बताया कि किसी रिएक्शन में हीट है ना, हीट, उसमें चेंज क्या हो रहा है, हीट रिलीज हो रही है कि हीट एब्जॉर्ब हो रही है। अगर हीट रिलीज हो रही होगी तो प्रोसेस होगा एक्सोथर्मिक, जिसको अपन प्लस क्यू से डिनोट करेंगे, और अगर एब्जॉर्ब हो रही है तो एंडोथर्मिक, उसको डिनोट करेंगे माइनस क्यू से। तो इस तरीके से अपन ने आज समझ लिया कि केमिकल इक्वेशन जो उसकी स्टेप्स कौन सी होती है। फिर आगे अपन देखेंगे केमिकल इक्वेशन से क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, क्या लिमिटेशन होती है इसकी, ठीक है। तो इसी तरीके से क्लास में बने रहें, वीडियोस को सारों को कंप्लीट देखें। जितने भी स्टूडेंट आपके कांटेक्ट में हैं सभी तक इन वीडियोस को पहुंचाइए, जिससे वो भी इनका बेनिफिट उठा सकें, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।